हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, और ये जो वीडियो होगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कशन के साथ आप लोग साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो भारत की सभ्यता थी, जो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके पास? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सेंधव सभ्यता या सभी। ठीक है, तो देखिए जो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सेंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, इस मतलब कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है या कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, उसके ये नाम है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सेंधव सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या दिया है, पॉइंट क्या है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, के नाम से विख्यात है। ठीक है, पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा सेंधव सभ्यता, ठीक है, यानी कि ये तीनों नाम, ठीक है, इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष एवं प्रमुख केंद्र सिंधु घाटी में ही प्रकाश में है। ठीक है, यानी कि जब आप भारत का मैप देखिएगा, इंडिया का मैप देखिएगा, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से मैप दिखाई देगा। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, आपका जो सिंधु नदी है यहाँ से आपका निकलती है, ठीक है, जो कि मानसरोवर झील के पास से ऐसे भारत को काटते हुए ऐसे आके कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसके जो प्रारंभिक अवशेष देखे गए थे, ठीक है, वो इसी नदी के आसपास में दिखे गए थे। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, इसका नाम सिंधु घाटी से रख दिया गया। ठीक है, आगे क्या होता है, कह रहे कि बाद में इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के बाहर भी एक विस्तृत क्षेत्र में ढूंढे गए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी नदी के आसपास ही मतलब इसके अवशेष थे, बाकी के इस मतलब इसके बाहर भी बहुत सारे अवशेष ढूंढे गए। जैसे आपका लोथल हो गया जो गुजरात में है, ठीक है, कालीबंगन हो गया, ठीक है, उसके बाद से रोपड़ हो गया, ये सब क्या थे, ये सब उस क्षेत्र से बाहर थे। ठीक है, आगे क्या करें, तब हड़प्पा को जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था और जो सबसे पहले प्रकाश में आया था, आधार मानकर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब सबके पास ये समस्या आ गई कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के जो मतलब क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में सबसे पहले साक्ष्य मिले, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अब इसके बाहर भी सब मतलब इस सभ्यता के साक्ष्य मिलने लगे, तो अब सबके सामने समस्या है कि भाई आखिर अब इसका नामकरण क्या किया जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है, उसी के नाम पर क्या किया गया, इसकी मतलब इसका नामकरण कर दिया गया, हड़प्पा संस्कृति नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि ऐसा करने का एक और कारण यह था कि हड़प्पा के समान सांस्कृतिक तत्व एवं एक विस्तृत भूभाग से प्रकाश में आए। ठीक है, इसलिए आधुनिक पुरातत्ववेत्ता सिंधु घाटी के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति शब्द का ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता है वो क्या था, एक विस्तृत क्षेत्र में पाया गया। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो इधर भी लोथल, ठीक है, इधर मतलब कि इस क्षेत्र में भी, चूंकि सिंधु नदी तो यहाँ से थी, ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, वो मार्शल है या अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय पुरातत्व है उसके पिता किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, देखिए क्या है इसका फैक्ट क्या है, तो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। 1875 में विख्यात पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, ठीक है, क्या थे वो, इंजीनियर थे, भारतीय पुरातत्व संरक्षण का प्रथम निदेशक बनाया गया। उन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या कहा गया, उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा का उत्खनन या खोज किसने की। ठीक है, कह रहे हैं कि हड़प्पा का उत्खनन या खोज किसने की, चार्ल्स मेसन ने या कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ठीक है,
जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, आइए इसका थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। क्या है इसका फैक्ट? दिया गया है कि हड़प्पा के पुरातत्व के महत्व का पता विद्वानों को 1921 में, ये भी याद रखना है कि कब उन्होंने खोज किया था। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई या हड़प्पा की खोज कब किया गया था? तो 1921 में। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अनेक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की। तो कब की? तो 1921 में, याद रखना है। ठीक है, तब चला जब एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया? 1921 में, ठीक है, क्या किया? हड़प्पा की खोज की। ठीक है, ये याद रखना है। आरंभ किया। इस उत्खनन के दौरान उन्होंने आरंभिक ऐतिहासिक काल के पहले के स्तरों से अनेक मुहरें मिली। इससे पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन या खोज किसने किया? अब क्या बताता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो जाहिर सी बात है, किसने किया? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो किसने किया था भाई? तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया? 1922 में। ठीक है, कब हुआ? 1922 में। आइए देखते हैं इसका फैक्ट क्या है। दिया गया है कि इसी समय 1922 में, ठीक है, कब? 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। उन्हें भी हड़प्पा से मिलती जुलती मुहरें मिली। ठीक है, कह रहे कि इससे विद्वान यह अनुमान लगाने लगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के थे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है वो क्या थे? एक ही सभ्यता के थे। ठीक है, इनको जुड़ा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जुड़ा राजधानी भी कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है, कह रहे कि इस समय से हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अनेक उत्खनन किए गए। पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में MS वत्स ने 1921 में ही हड़प्पा का उत्खनन बड़े स्तर पर तथा वैज्ञानिक पद्धति से किया। ठीक है, ये भी याद रखना है कि हड़प्पा का मतलब वैज्ञानिक पद्धति से और बड़े स्तर पर कब हुआ? तो 1921 में। और किसने किया? तो MS वत्स ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन भी मार्शल के नेतृत्व में हुआ। मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन 1925 में आरंभ हुआ। ठीक है, अगर विस्तृत उत्खनन करें तो कब? 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का 1922 में, लेकिन अगर विस्तृत उत्खनन करें तो कब? 1925 में। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या देगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, कब स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता कब प्राप्त होगा? 1947 में। ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, कह रहे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोथल का उत्खनन या खोज किसने किया था? ठीक है, लोथल का उत्खनन। अच्छा, ये बताइए कि लोथल क्या था? लोथल क्या था? तो लोथल उस समय क्या था? एक मतलब बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है SR राव, ठीक है, या BK थापर या BB लाल या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर कहा जाएगा, आंसर जाएगा SR राव। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लोथल है, लोथल का किसने किया था? SR राव ने किया था। ठीक है, आइए देखिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक नए स्थलों का उत्खनन किया। ठीक है, और क्या दिया गया कि 1955 में SR राव ने लोथल तथा 1960 में BB लाल एवं BK थापर ने कालीबंगन का उत्खनन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1955 में SR राव ने लोथल का खोज किया था। ठीक है, और फिर 1960 में BB लाल और BK थापर ने क्या किया? कालीबंगन की खोज किया था। तो दोनों पॉइंट रखना है कि कब किया। अगर पूछते कब किया तो 1955 में। ठीक है, SR राव ने 1955 में क्या किया? तो लोथल की खोज की। और 1960 में BB लाल एवं BK थापर ने क्या किया? कालीबंगन का खोज किया। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्ववेत्ताओं ने एक दल ने मोहनजोदड़ो का सर्वेक्षण किया तथा अमेरिकी पुरातत्ववेत्ताओं ने 1986 में हड़प्पा के कुछ स्थलों का उत्खनन किया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? विगत वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन RS विस्ट द्वारा 1990 में धौलावीरा का है। ठीक है, यानी कि ये भी रखना है कि धौलावीरा का खोज किसने किया? तो RS विस्ट ने। ठीक है, RS विस्ट ने क्या किया? धौलावीरा का खोज किया। कब किया? 1990 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या देगा? आगे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
क्या है, तो सबसे पहले है कि 1875 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किया गया। 1921 में क्या हुआ, तो दयाराम साईं द्वारा हड़प्पा का उत्खनन एवं राखाल दास द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ठीक है। 1938 में क्या हुआ, मैके द्वारा मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन किया गया। 1946 में क्या हुआ, तो RIM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। ठीक है। 1955 में क्या किया गया, तो SR राव द्वारा लोथल का उत्खनन किया गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, 1960 में BB लाल एवं BK थापर द्वारा कालीबंगन की खोज किया गया। ठीक है। और 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन किया गया। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ठीक है। यानी कि वो ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी या कबीलाई सभ्यता थी या सभी थी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता थी भाई, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। इसीलिए विख्यात भी है। ठीक है। अपने नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता विख्यात है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स क्या है। देखिए, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में पहली बार नगरों का उदय और विकास इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। इसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। हड़प्पा के सभी विकसित स्थल नगर नहीं थे, इनकी संख्या कम थी परंतु विकसित। हड़प्पा सभ्यता के लक्षण अनेक स्थलों से मिले हैं। उत्तरकालीन हड़प्पा स्थलों पर बदलाव के चिन्ह दिखलाई देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता मतलब खोजा गया था, हड़प्पा शहर, ठीक है, हड़प्पा शहर तो जो था वो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी है या रावी नदी है या सतलुज है या चिनाब है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। देखिए क्या दिया गया, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो क्या देगा, यह मुल्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। कहाँ पे, रावी नदी के तट पर स्थित था। सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी। ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था। ठीक है। हड़प्पा का ही खोज किया गया था। कराएं कि यहाँ के उत्खननों से नगर निर्माण योजना तथा हड़प्पा सभ्यता के अन्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। आगे दिया गया है कि यहाँ से गढ़ी अथवा दुर्ग और निचले नगर की योजना प्रकाश में आई है। ठीक है। यहाँ अन्नागार भी मिले हैं, यानी कि यहाँ पे मतलब सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है। और ये किस नदी पे है, रावी नदी पे है। ठीक है। कह रहे कि यह जो मतलब शहर था, इस शहर की विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन। ठीक है। यहाँ उत्खननों से नगर निर्माण योजना तथा सभ्यता के अन्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ा, यानी कि यहाँ जो मतलब ये जो सभ्यता थी या ये कह सकते हैं कि शहर जो था वो क्या था, नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अब बताइए, वो तो था हड़प्पा। ठीक है। ये क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। सिंधु नदी है या रावी नदी है या चिनाब है या सतलुज है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर यह नगर पाकिस्तान के लड़काना में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। ठीक है। यानी किस नदी पे, सिंधु नदी के किस तट पे, पूर्वी तट पे। ठीक है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को पुरातत्ववेताओं ने मृतकों का टीला, ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो को। ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ का सबसे प्रमुख स्मारक विशाल स्नानागार है। ठीक है। यानी कि वहाँ से क्या मिला है, एक स्नानागार मिला है। ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा थी। ठीक है। और गहराई लमसम 2.5 मीटर गहरा था। ठीक है। तो इसका जो सबसे प्रमुख स्मारक है वो क्या है, विशाल स्नानागार है। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। कह रहा है क्या कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है, क्या वो रावी नदी है या सतलुज है या ब्यास है या सिंधु है। ठीक है। तो चनहुदड़ो याद रखिएगा कि वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। ठीक है। तो चनहुदड़ो किस नदी पे, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका फैक्ट कुछ क्या दिया गया है। दिया गया कि यह स्थान मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में
130 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे पर, ठीक है, सिंधु नदी किनारे स्थित था। यह स्थल भी सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से भवनों के अवशेष मिले हैं। यह शिल्प विशेषतः मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो चनहुदड़ो था, ठीक है, चनहुदड़ो वो क्या था, मन के बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र था। मन का मतलब क्या था, माला, ठीक है, मन का मतलब क्या होता है, माला। तो याद रखिएगा कि जो माला बनाने का प्रमुख केंद्र था वो क्या था, चनहुदड़ो था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोथल स्थित है, ठीक है, मतलब लोथल कहाँ है। ऑप्शन है आपके पास, क्या वो राजस्थान है या गुजरात है, लड़काना है या हरियाणा है, ठीक है। ये बताना है आपको कि जो लोथल है वो कहाँ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो लोथल है वो कहाँ था भाई, गुजरात में था, ठीक है। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स क्या दिया गया है कि यह गुजरात में खंभात की खाड़ी के समीप स्थित है, ठीक है। यानी कि जब आप मैप देखिएगा, ठीक है, ऐसे इंडिया का मैप देखिएगा तो यहाँ पे ये स्थित था, ठीक है, इस क्षेत्र में लोथल स्थित था, ठीक है। तो कह रहे कि इस स्थान की खुदाई से अनेक भवनों एवं दुकानों के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। यहाँ से एक गोदीबाड़ा का भी प्रमाण मिला है, जो जहाँ व्यापारी जहाज आया करते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एक गोदीबाड़ा यानी कि कह सकते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ से बंदरगाह भी मिले हैं, ठीक है, बंदरगाह की ठीक है। तो क्या मिला है, यहाँ से बंदरगाह मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है के पास, मृतकों का टीला या काला बाघ या काली चूड़िया या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जो मृतकों का टीला है, ठीक है, ये क्या था, ये था आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये क्या था, ये मृतकों का टीला था, ठीक है। काला बाघ हो नहीं सकता है, क्या है, काली चूड़िया, ठीक है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। अनेक विद्वान इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी मानते हैं, ठीक है। यानी कि पूछ दे कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो तो जुड़ा राजधानी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके समान तीसरा कौन सा है, तो तीसरा क्या है भाई, तो ये है कालीबंगन, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद इसका मतलब ऐसे अनुमान मतलब लगाया है बहुत सारे विद्वानों ने कि ये इसकी तीसरी राजधानी थी, कौन थी, कालीबंगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, क्या वो नगर नियोजन है या अन्नागार है या स्नानागार है या सभी है, ठीक है। तो ऐसे देखिए जो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है, नगर नियोजन, ठीक है। यानी कि वहाँ के जो शहर बसाए गए थे वो नियोजित ढंग से बसाए गए थे, ठीक है, कि कहाँ पे शहर मतलब कहाँ पे मार्केट रहेगा, कहाँ पे किस चीज़ का मार्केट रहेगा, कहाँ पे मतलब अनाज का मार्केट रहेगा, कहाँ पे जानवरों का मार्केट रहेगा, ठीक है, कहाँ पर राजा मतलब जो वहाँ पे जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, उनका नगर कौन सा रहेगा, ये सब मतलब एक नियोजित तरीके से बसाया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, वो थी नगर नियोजन, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर निर्माण योजना है, ठीक है। नगरों के निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अनुसार किया गया था। नगर निर्माण में आश्चर्यजनक एकरूपता दिखलाई देती है। यद्यपि ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। प्रत्येक नगर नदी के किनारे अथवा उसके निकट बसा हुआ था। भवनों के निर्माण में एक माप की ईंटों पकाई गई अथवा धूप में सुखाई गई का व्यवहार किया गया। पकाई गई ईंटों का व्यवहार जिस स्तर पर हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं वह सुमेर अथवा मिस्र में नहीं देखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है वैसा व्यवहार, वैसे ईंटों का व्यवहार वहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में ऐसा व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है।
कह रहे कि नगर निर्माण में सड़कों, गलियों तथा गंदा पानी के निकासी के लिए गलियों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया। जल निकासी की उन्नत व्यवस्था इस सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे दिया है कि भवनों का निर्माण भी योजनाबद्ध रूप से किया गया। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों के उत्खनन से इस पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना। ठीक है, यानी कि किस तरीके से मतलब कहाँ पे नाला रहेगा, ठीक है, नाले से पानी कहाँ जाएगा, ये सब कुछ व्यवस्था किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभक्त था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बनाए गए थे वो कितने भागों में बटा गया था? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 6 भाग में। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में। ठीक है, एक को बोलते थे निचला शहर और दूसरे को उच्च शहर या फिर कह सकते हैं उच्च भूमि। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वे 2 स्तरीय दिखलाई दे। ठीक है, कितने स्तरीय? 2 स्तरीय दिखलाई देते। ठीक है, कहते कि मोहनजोदड़ो नगर 2 भागों में विभक्त था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ तथा दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ। ऊंचाई पर बने भाग को पुराविद गढ़ी अथवा दुर्ग मानते हैं तथा निचले भाग को निचला शहर। दुर्ग का निर्माण कच्ची ईंटों के चबूतरे पर हुआ था। इसे दीवार से घेरकर निचले शहर से अलग कर दिया गया था। दुर्ग की घेराबंदी बाढ़ एवं आक्रमण से सुरक्षा तथा दोनों नगरों के बीच आवागमन को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा से भी 2 स्तरीय नगर विन्यास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कितने स्तर के थे? 2 स्तरीय थे। ठीक है, याद रखिएगा 2 स्तरीय। ठीक है, इसमें क्या था? एक था उच्च भूमि या कह सकते हैं क्या कि दुर्ग उसको बोलते थे, और दूसरा क्या था? निचला शहर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो उच्च भूमि थी या दुर्ग था वो किसके लिए? तो जो उस समय बड़े बड़े लोग थे, जैसे मतलब पुरोहित थे, ठीक है, या फिर जैसे जो भी संचालक मंडल थे उनके रहने का निवास था। और जो निचला शहर था वो आम जनता के लिए, मतलब जो व्यापारी थे, मतलब जो लोकल लोग थे उन लोगों के लिए खुला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन कौन सा है? ठीक है, क्या वो अन्नागार है या स्नानागार है या सड़कें हैं या कुएं हैं? ठीक है, तो अभी क्या बताए थे? अभी बताए थे कि मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा क्या मिला है? स्नानागार मिला है। ऐसे, ठीक है, स्नानागार मिला है। तो जो सबसे प्रमुख भवन है क्या है? वो स्नानागार है। ठीक है, देखते हैं, आइए। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यह दुर्ग के भीतर बना एक आयताकार जलाशय था। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिण और उत्तर सिरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि ऐसे आपका हो गया। ठीक है, ये लमसम 12 मीटर था, ये 7 मीटर। ठीक है, और जो गहराई थी वो लमसम 2.5 मीटर थी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और ये जो मतलब इसके जो मतलब उत्तरी किनारा था और दक्षिणी किनारा था, ठीक है, इससे सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है क्या? यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। जलाशय 3 ओर कमरे बने हुए थे जो संभवतः 2 मंजिला थे। इन कमरों में संभवतः पुरोहित रहते थे। एक कमरा में एक बड़ा कुआं था जिसका जल जलाशय में आता था। ठीक है, यानी कि जैसे स्विमिंग पूल आज हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, डेली पानी चेंज करने का सिस्टम रहता है। तो वैसे ही एक कुआं था जिस कुएं से उसमें पानी आता था। ठीक है, और फिर इसका जो पानी था वो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो क्या था, जलाशय में आता था। जलाशय के पानी निकासी के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ था। जलाशय के उत्तर में एक गली से दूसरी ओर 8 छोटे स्नानघर बने हुए थे। प्रत्येक स्नानघर से नलियन गलियारे के साथ बने एक बड़े नाले में गिरती थी। ठीक है, यानी कि यहाँ से मतलब डेली पानी उसमें भरने और निकालने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहते कि हड़प्पा सभ्यता का गोदीबाड़ा या बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, वो क्या मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है या कालीबंगन है या लोथल है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी हम क्या बताए थे कि जो लोथल है वहाँ से क्या मिले हैं? तो वहाँ से मतलब कि गोदीबाड़ा यानी कह सकते हैं बंदरगाह के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या दिया गया है? लोथल के उत्खनन से एक बहुत विशाल जलकुंड प्रकाश में आया है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा क्या था, वो
जलकुंड था। कह कि यह 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा था। यह पक्की ईंटों का बना था। इसकी उत्तरी दीवार में एक चौड़ा प्रवेश द्वार था, ठीक है, जो एक विशाल नाला या नहर के द्वारा नदी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। S.R. राव इससे गोदीबाड़ा मानते हैं, जहां व्यापारिक जहाज आते जाते थे। गोदी के पास ही एक गोदाम से बड़ी संख्या में मुहरें भी मिली हैं। इससे लोथल के एक व्यापारिक केंद्र होने की पुष्टि होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हुआ, मतलब कि यहाँ से गोदीबाड़ा होने का संकेत मिलते हैं हमको, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और अपने जितने भी दोस्त हों दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।